मित्रों, इस वर्ष की बजट और इकोनॉमिक सर्वे सीरीज 2016 चार पिलर्स हमने ख़त्म कर लिए। बैंकिंग फाइनेंस, देन बजट फिजल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डब्ल्यूटीओ, उसकी नैरोबी समिट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज से हम शुभारंभ करेंगे पांचवें पिलर का, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट, जहां पर कुल मिलाकर 6 बातें करनी है। पहला पेरिस समिट और क्लीन एनर्जी, उसके बाद कन्वेंशनल एनर्जी के अंदर ये न्यूक्लियर एनर्जी, अपना हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016, उसके बाद कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए किलकर कमेटी क्या क्या बोल के गई, रेल बजट, सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, एंड लास्टली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिल। उसके अंदर आज सबसे पहला अपना शुरुआत हो रहा है, तो पेरिस समिट और क्लीन एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ पर 6 मुद्दों पर चर्चा करनी है कि ये पेरिस समिट के अंदर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर तापमान मेंटेन करना है, ऐसा बोलते हैं, तो ये पूरी चीज़ क्या है। सेकंड, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस अनुसंधान में क्या निर्णय पेरिस समिट में लिए गए। फिर ये एनवायरमेंटल कूजनेट कर्व, ये क्या चीज़ है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC, ये क्या है, और इसमें भारत ने कौन कौन से कस्में कमिटमेंट दिए हैं वो समझेंगे। और ये सब कमिटमेंट पूरे करने तो ढेर सारा पैसा चाहिए, तो ग्रीन फंडिंग, उसके लिए पैसा कहाँ से कैसे लाएंगे, विद स्पेशल अटेंशन टू दिस ग्रीन बॉन्ड्स। ये पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो जो निर्णय लिए गए हैं वो कब कैसे लागू किए जाएंगे, ये साइनिंग और रेटिफिकेशन के अंदर क्या अंतर होता है, क्या शर्तें हैं इस बार। एंड लास्टली 2016 मई महीने के अंदर अपनी सरकारी मैगजीन कुरुक्षेत्र, वहाँ पर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छा कवरेज दिया गया था, तो वहाँ से प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्व की चीज़ें हैं वो आज देख लेंगे। और स्वाभाविक है ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे, स्पेशली पेरिस समिट, तो द हिंदू वालों को मज़ा नहीं आएगा, तो उनका क्या क्रिटिसिज्म है। आप दिसंबर और जनवरी के हिंदू के कोई भी दिन का पेपर उठा लो, आधा पन्ना पूरा पन्ना भर के वो क्या पेरिस समिट का क्रिटिसिज्म ही चल रहा है, तो वो उन्हें इतना खुन्नस क्यों चढ़ गया, क्या क्या मुद्दे रहे थे, आज देख लेंगे। बैक एंड सेल्फ स्टडी में इट इज़ रेकमेंडेड कि आप पिछले वर्ष की L8 सीरीज़ के वीडियो देख लें, खास करके ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये क्या चीज़ होती है, IPCC उसके रिपोर्ट्स, UNFCCC रायो समिट, वो उनके बैक एंड में थियरी क्या है, फिर ये क्योटो प्रोटोकॉल, तो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, कौन से देशों ने क्या करना है, कार्बन क्रेडिट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये सारी क्या चीज़ें हैं, सब कुछ देख लेना। ऑल्दो ये जो अपना ग्रीन लॉ पैनल वाले जो 2 वीडियो हैं, यू कैन पुट देम इन लो प्रायोरिटी, क्योंकि आजकल वो उतना खास नहीं रहा। साल 2015 के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई। न्यूयॉर्क के अंदर आपको पता होगा कि एज सच ओरिजिनली 2000 साल के अंदर UN जनरल असेंबली, उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए थे। 15 साल के अंदर हमने ये गरीबी और ये काम करना है उसके सामने। 15 साल ख़त्म हो गए, तो 2015 सितंबर के अंदर वापस बैठे UN जनरल असेंबली वाले न्यूयॉर्क के अंदर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आए कि 2016 से लेके 2030 तक 17 गोल्स एंड 169 एसोसिएटेड टारगेट्स हमने ख़त्म करने हैं। इसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे हम 6th पिलर के अंदर जाकर। ये हुआ सितंबर 2015 के अंदर, मतलब SDG गोल्स, और किसने किया, तो UNGA न्यूयॉर्क के अंदर। उसी वर्ष दिसंबर महीने के अंदर UNFCCC वाले बैठे, फ्रांस देश, उसका पेरिस शहर, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बात है, जिसे हमने बोला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 21वीं बार ये मिले थे, तो -21, कुल मिला के 195 मेंबर्स हाजिरी दी थी। वहाँ पर जो निर्णय लिया गया उसे हम पेरिस अग्रीमेंट बोलते हैं। 29 आर्टिकल, 139 डिसीजन, ये अपने लिए ये आंकड़ा काम का नहीं। प्रीलिम के लिए आंकड़ा याद रखना है कौन सा, कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ओके, तो 17 गोल्स, 169 टारगेट, हर एक चीज़ में हर एक आंकड़े परीक्षा के लिए काम के नहीं। ठीक, अब ये पेरिस समिट यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे। ऐसा जो आपको पता होगा कि इन द ईयर 1997 क्योटो समिट हुआ था। वहाँ ये तय किया गया था कि Annex 1 के अंदर जो जो देशों के नाम लिखे गए हैं, उन्होंने अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना होगा। कितना कम करना होगा, तो Annex B के अंदर उनको अलग अलग कोटा असाइन किया गया था। ये पूरा मसला पिछले वर्ष की L8 सीरीज में आपको मिल जाएगा। खैर, तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये बातें करी गई थी। उसके बाद 2012 में दोहा के कतर शहर में वापस समिट मिली UNFCCC की। उन्होंने ये बोला कि 2020 तक ये क्योटो प्रोटोकॉल के मुताबिक काम किया जाएगा, कि ये देशों ने ये काम करना है। लेकिन 2020 के बाद हमने क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग इन सबको रोकने के लिए,
वो चीज़ का डिसीजन 2015 ख़त्म होने तक आप लोग ले लेना कि 2020 के बाद हमने क्या करना है। इन दैट कंटेक्स्ट फिर 2015 और उसके दिसंबर महीने में ये पेरिस समिट हुई, ये तय करने के लिए कि भाई 2020 के बाद जब क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा तो हमने ये जलवायु परिवर्तन और इन सब से लड़ने के लिए क्या क्या काम करने हैं। अब पेरिस समिट और उसका सबसे पहला मुद्दा प्री इंडस्ट्रियल लेवल। पेरिस समिट वाले बोल के गए कि भाई प्री इंडस्ट्रियल लेवल उसके 2 डिग्री के अंदर तापमान को मेंटेन करना है। तो ये क्या चीज़ है? सबसे पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल या प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड कौन सा है? आईपीसीसी के मुताबिक साल 1850 से लेके साल 1900 मतलब 50 वर्ष का अंतराल है। उस वक्त जो एवरेज तापमान रहा था दैट इज कॉल्ड प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर। अब प्रश्न प्री इंडस्ट्रियल है तो फिर अकबर और हुमायूं का भी लेके क्यों नहीं आते? बिकॉज उस कार्यकाल का तापमान का अपने पास पूरा बढ़िया डेटा नहीं है। सो प्री इंडस्ट्रियल लेवल बोले तो 1850 से लेके 1900 तक पूरे विश्व में जो एवरेज टेम्परेचर रहा था वो उसे हम बेस लाइन गिने तो स्वाभाविक है उसके बाद इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति आई, कोयला पेट्रोल डीजल इन सब का उपयोग बढ़ा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, तो धीरे धीरे ये तापमान बढ़ा होगा, है ना। आप ग्राफ में भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे देखिए ये 0.1 0.5 तक पहुंचा है साल 2000 तक, और उसके भी ऊपर जाते जाते हम लोग साल 2015 में आए तो पता चलेगा कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो तापमान था उससे 1.02 डिग्री टेम्परेचर अपना बढ़ गया है। और इस अनुसंधान में वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले बोलते हैं कि 2015 तो पूरे इतिहास का सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर है, क्योंकि वहाँ पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.02 डिग्री तापमान बढ़ गया है। अब 2015 में ऐसा क्या हुआ कि ये सब हुए? बहुत सारे कारण को ब्लेम किया गया है, जिसके अंदर अल नीनो भी एक कारण रहा है। अब पेरिस समिट में इसके बारे में क्या बोला गया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के सामने तापमान तो बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए 2015 में 1.02 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद वो 1.5 भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, ये तो जितना जितना प्रदूषण बढ़ेगा बढ़ते जाएगा। लेकिन पेरिस समिट में ये कसम खाई गई कि हमने इसको 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, और यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री के अंदर ही इसको कंट्रोल कर लेना है, उससे ज़्यादा हमने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने नहीं देना है। सो दैट इज़ अवर फर्स्ट टॉपिक, वो खत्म कि पेरिस समिट में प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बारे में क्या बोला गया। आगे बात CBDR और कुजनेट कर्व। भारत के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, तो रैंकिंग प्रीलिम में कुछ पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता होगा? अपने को ये चित्र से पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा आता है CO2 एमिशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से, बिकॉज देयर वी आर यूजिंग थर्मल कोल एनर्जी। उसके बाद आएगा मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उससे कम ट्रांसपोर्ट, एंड लास्टली अदर रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से भारत में रैंकिंग बनता है। पूरे विश्व में रैंकिंग बना है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना, और भारत तो बहुत पीछे छोटा सा अपना बिंदु है। पर कैपिटा एमिशन की बात करो, अगेन USA, चाइना, EU, भारत तो बहुत पीछे है। मतलब बोलने का प्रयोजन ये है कि ये USA, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इन्होंने तो बहुत सारा प्रदूषण भी कर लिया और उससे औद्योगिक क्रांति भी, GDP भी बढ़ा लिया। अब उनको अचानक से सपना आ गया कि पर्यावरण को कंट्रोल करना है, तो भाई हमको भी पहले इतना डेवलपमेंट कर लेने दो, फिर सोचते हैं। ओके, इन दैट कंटेक्स्ट एक ग्राफ समझना है। नीचे है पर कैपिटा इनकम और वाई एक्सिस पे है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है तो स्वाभाविक है एग्रीकल्चर से हम लोग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, कोल, पेट्रोल, डीजल इन सब का प्रयोग शुरू करेंगे, राइट। तो अब देखिए धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी, बट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके कारण एक तो कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में गए, सेकंड ये मतलब 1800 1900 ऐसे आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी होगी इट विल बी लो लेवल टेक्नोलॉजी, कि जितना कोयला आप जलाओगे उसके सामने हार्डली 40-50% ही उस एनर्जी से कुछ चीज़ बनती होगी, तो लो लेवल टेक्नोलॉजी। उसके कारण पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगा बट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होगा, उसके अनुसंधान में ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, डीजल आप समझ सकते हैं। तो ऐसा करते करते कोई भी देश आगे बढ़ता है, फिर एक पीक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम तो बढ़ती है बट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन धीरे धीरे अब कम होने रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल से सर्विसेज सेक्टर की ओर वो देश बढ़ जाएगा। वहाँ पर भी उत्पादन तो वो कराएंगे, बट जैसे कि अमेरिका तो उसने पूरा चाइना या वियतनाम, फिलीपींस वहाँ पर आउटसोर्स, वहाँ से वो उत्पादन कराएंगे। अपने यहाँ केवल बड़ी उसका कोऑर्डिनेशन
कॉर्पोरेट टाइप का काम चलता रहेगा। सो इंडस्ट्री से सर्विसेज सेक्टर में जाएंगे, ऑब्वियसली आपका एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जीएचजी एमिशन कम होगा। और दूसरा, यहाँ तक आप पहुँचोगे साल 2000-2015 तो ऑब्वियसली कोल, पेट्रोल, इन सब का आपको स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज देखने को मिलेगा। तो सरकार और सिटीजन में अपने आप थोड़ा बुद्धि आ जाएगा कि नहीं नहीं, इनका भाई और हमने एक्सप्लॉयटेशन कम करना चाहिए और क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के कानून लेके आएंगे, जुडिशरी, मीडिया भी एक्टिवेट हो जाएगा। सो धीरे धीरे फिर पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी बट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कम होते जाएगा। तो ये जो इन्वर्टेड यू शेप, उल्टा यू शेप वाला जो कर्व बना, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व। इस पे ज़्यादा अध्ययन करना है तो द हिंदू 2012 की ये आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। प्रश्न, ये 2012 की चीज़ अभी क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि 2015 की यूपीएससी सीडीएस परीक्षा में पूछ लिया कि ये कुछ, उन्होंने सीधा नहीं बोला कि एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व्स में क्या दिखता है, उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न बनाए कि पॉल्यूशन ट्रेंड इट फॉलोज इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप। सेकंड, कि शुरुआत के वक्त पॉल्यूशन बढ़ता है क्योंकि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, और बाद के समय में पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, लोग सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन दैट कंटेक्स्ट अब आप सोच के कुछ जवाब बना सकते हो। ठीक, वापस आते हैं, ये पेरिस समिट के अंदर क्या चर्चा हुई? हमने देखा कि भारत, इट इज सेड कि हम अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर ही है, ये कुजनेट कर्व में पीक पॉइंट अपना जाना बाकी है, उसके बाद धीरे धीरे हमने कम करना चाहिए। तो वी हैव राइट टू डेवलप, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर वल्नरेबल कम्युनिटीज़, है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने तो अपने किसानों के लिए फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा और वहाँ पर हो सकता है उससे नाइट्रोजन और दूसरे जीएचजी गैस एमिशन हो, वी विल डू दैट थिंग। हमने अपने फिशरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको नहीं बोलेंगे कि आप जाके कम मछली मारो या ये करो वो करो। तो वी हैव द राइट टू डेवलप, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर वल्नरेबल, इसलिए हम सारी बातें आपकी नहीं मान सकते। पेरिस समिट में ये बात ओके, अग्रीड, सीबीडीआर मानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनको ये पीक पीरियड तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, तब तक वो जो करें ठीक है, ज़्यादा हम चूचा नहीं करेंगे। सेकंड, क्लीन एनर्जी एमिशन कम करना है, उसके लिए जो भी रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना है तो फर्स्ट वर्ल्ड की जिम्मेदारी रहेगी और वो फिर जाके थर्ड वर्ल्ड को ट्रांसफ़र करेंगे। और ये पूरी चीज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लागू करने के लिए पैसा ढेर सारा चाहिए, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने थर्ड वर्ल्ड को देना चाहिए और फर्स्ट वर्ल्ड ने पहले कैप्टनसी करनी चाहिए, लीड करना चाहिए। तो उसी अनुसंधान में पैसों की बात ये तय किया गया पेरिस समिट में कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाले 2020 तक $100 बिलियन जमा करके फंड बनाएंगे फंडिंग के लिए, और वो पैसा एडप्टेशन एंड मिटिगेशन दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा। इन दोनों में आप अंतर समझना हो तो एलेड सीरीज़ पुराने वीडियो देख लेना, अदरवाइज जल्दी रिकैप कर लेते हैं। मिटिगेशन में क्या है, GA, दैट इज आई कॉल इट गैस, मतलब मिटिगेशन आएगा तब बोल देना है कि गैस कम करना है, तो ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी उसके लिए पैसा चाहिए वो देंगे। एडप्टेशन, एडप्टेशन मतलब कि आप मान ही लो कि ये ग्लोबल वार्मिंग तो होने ही वाला है, एंटार्क्टिक तो पिघलने ही वाला है और वहाँ से पानी आएगा तो ये साउथ अमेरिका इट विल गेट स्वेलोड, तो वहाँ से लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, राइट। तो इट इज़ वन टाइप ऑफ एडप्टेशन। हमने मान ही लिया कि ये तो होने ही वाला है खराब, और उसके सामने लड़ने के लिए क्या क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, XYZ थिंग, वो एडप्टेशन, और उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा। सो $100 बिलियन 2020 तक लाएंगे, प्रथम विश्व वाले लाएंगे, एडप्टेशन मिटिगेशन दोनों के लिए लाएंगे। ये बात तय हुई पेरिस समिट में। इसके अलावा ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले, मिडिल इनकम ग्रुप, भारत चीन को भी थोड़ा अंतरात्मा में कुछ आ जाए आवाज़, तो वो भी पैसा इसमें डाल सकते हैं, बट दैट इज़ वॉलंटरी फॉर देम। सो पेरिस समिट, उसका दो बातें खत्म। तीसरे पे आते हैं, INDC क्या है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित अंशदान या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभीष्ट योगदान। साला इतना हिंदी भी कौन तैयार करता है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे की हिंदी एडिशन में दिया है, मुख्य परीक्षा में लिखना है तो मैंने कर दिया, ठीक। 2013 में UNFCCC की मीटिंग मिली थी, पोलैंड और उसका वॉर्सो शहर। वहाँ पर यह तय किया है कि प्रत्येक देश ने खुद से कुछ कसम खा के कुछ बोल दें कि हम इतना ज़्यादा पेड़ पौधे लगा देंगे, ग्रीन हाउस एमिशन इतना कम कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। सो ऑल कंट्रीज वर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये करेंगे ऐसा बोल के कागज़ आप जमा कर दो। भारत ने भी ये कागज़ जमा कर दिया
2015 में गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन कुल मिला के 119 से अधिक देशों ने ये चीज़ जमा की है। कितने लोगों ने जमा किया ये अपने लिए काम का नहीं, ये याद रखना है कि कुल मिला के जितने भी मेंबर्स हैं 195 या उससे ज़्यादा, उसमें सभी लोगों ने ये अब तक कसमें अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया है। इस अनुसंधान में पेरिस समिट में क्या बोला गया कि सभी देशों को ये आग्रह है कि 2020 तक तो अपना पहला इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वो पेपर हमको जमा कर दो, और उसके बाद हर 5-5 साल में आपने दूसरा सेकंड हमारा ये कमिटमेंट है ऐसा बोल के सेकंड थर्ड हर 5-5 साल पे आपने वापस जमा कराने पड़ेंगे। और इन बीच में भी देयर विल बी बायनियल अपडेट्स कि 2-2 वर्ष के अंतराल में आप बोलते रहे कि हाँ हमने ऐसी कसम खाई थी, उसमें ये हमारी प्रगति है। आगे ये जो है कि 2020 तक पहला आपने अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिया, फिर 5-5 साल के अंतराल में आप नए नए डॉक्यूमेंट्स दोगे, और हर एक सक्सेसिव INDC बनाया जाएगा, उसके अंदर शर्त होगी कि पुराने वाले से ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट आपने देना होगा। अगर आपने 2020 में ये कमिटमेंट दे दिए थे कि भाई हम 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, तो फिर 2025 में नया आप दोगे INDC, तब बोलना पड़ेगा कि 100 टन से तो ज़्यादा ही कमिट करना पड़ेगा। उसी प्रकार इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो ईच सक्सेसिव INDC हैज़ टू बी हायर देन बिफोर। और 2023 से धीरे धीरे रिव्यू लेना शुरू करेगा UNFCCC वाले। 5-5 साल पे रिव्यू लिए जाएंगे कि भाई आपने ये कसम खाई थी उसमें से कितना पालन किया, और अगर नहीं पालन किया होगा तो देयर विल इन नॉन प्यूनिटिव वे कुछ आपकी मदद करके वो काम हम करा देंगे। ऐसा नहीं कि कोई फाइन करेंगे, जेल में डाल दोगे, नहीं, कुछ भी नहीं। और उसी के अनुसंधान में पहला क्रिटिसिज्म आ जाता है। पेरिस समिट में ये बोला कि INDC तो सबमिट करना है, बट उसका रिव्यू इट विल बी डन इन अ नॉन प्यूनिटिव मैनर। मतलब आपने ये कसम खाई थी कि 100 बिलियन टन हम CO2 कम करेंगे, नहीं किया तो इतनी फाइन भरनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, देयर इज नथिंग। तो क्रिटिसिज्म की जब नॉन प्यूनिटिव होगा तो सब देश वाले बोल बच्चन के लिए आ तो जाएंगे, बट कोई उसको बात को मानेगा नहीं। सेकंड, ये INDC बनाया गया था, उस डॉक्यूमेंटेशन में UNFCCC ने बोला है कि INDC में इंक्लूड क्वांटिफाइबल टारगेट्स एंड टाइम फ्रेम, कि हमारा अभी के लिए एमिशन इतना है, आगे चल के इतने परसेंटेज कम करेंगे, हमारा फॉरेस्ट कवर इतना है, आगे चल के इसमें इतना परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। क्वांटिफाइबल टारगेट देना भी कंपलसरी नहीं, में इंक्लूड चाहे तो दे सकते हो। तो अगेन भारत चीन वाले बोल बच्चन में बहुत लंबी चौड़ी छोड़ेंगे, बट उसमें कोई भी क्वांटिफाइबल होगा नहीं, तो आप रिव्यू में कैसे पकड़ोगे उन्हें। सो दैट इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म। आगे बात, हमने देखा कि पेरिस समिट में ये तय किया गया है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो तापमान था उससे 2 डिग्री से अधिक हम बढ़ने नहीं देंगे, और शक्य हो तो 1.5 डिग्री में ही काबू कर लेंगे। अगर ऐसा करना है, 2 डिग्री लिमिट में हमने काबू करना है ग्लोबल वार्मिंग को, देन वी हैव टू कट डाउन द CO2 एमिशन बाय 55 गीगाटन्स। लेकिन अब तक जितने INDC सबमिशन हुए हैं अलग अलग देशों के, उसका कलेक्टिवली निकालो तो 40 गीगाटन जितना ही CO2 एमिशन अभी तक तो कम हो पाएगा। मतलब कि ये टारगेट खत्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये 2 डिग्री से हमारा विश्व का तापमान बढ़ जाएगा, तो ये भी अपना पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। अब हमने देखा कि बायनियल देयर विल बी रिव्यू कि आपने कितना कितना काम किया है। वो रिव्यू कौन करेगा? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिए ये संस्था करेगी, थर्ड वर्ल्ड के लिए ये संस्था करेगी। अपने परीक्षा के लिए काम का नहीं, इतना डिटेल में UPSC पूछती भी नहीं, और पूछेगी तो याद भी नहीं रहेगा, रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। यदि हर एक चीज़ तैयार करने का कोई मतलब नहीं है। आगे INDC क्या है वो तो हमने समझा। अब भारत ने INDC के अंतर्गत कौन कौन से कमिटमेंट दिए हैं, कंट्रीब्यूशन दिए हैं या कस्में खाई हैं, वो करना पड़ेगा। प्रीलिम में पूछ सकते हैं, 4 बात दी होगी, उसमें से कौन कौन सा बोला है। सबसे पहले एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP। हम लोग अगर बाइसिकल बना रहे तो GDP में हम काउंट करेंगे, बट बैकएंड में उसके लिए स्टील पिघलाए होगा तो कोयला यूज़ किया, उसके लिए रबर टायर पिघलाए होंगे तो उसका एमिशन हुआ, राइट। तो GDP जो भी बन रहा है उसकी एमिशन इंटेंसिटी कितनी है। 2005 के अंदर जितनी भी थी उसके सामने 2030 तक 33 to 35% हम रिड्यूस कर देंगे GDP की जो एमिशन इंटेंसिटी है। ये हमारी पहली कसम या पहला कंट्रीब्यूशन, पहला कमिटमेंट। सेकंड, फोटो देख के ही पता चल जाएगा क्या करेंगे हम, वृक्षारोपण करेंगे। एडिशनल फॉरेस्ट कवर बनाएंगे 2030 तक। कितना बनाएंगे? उतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगा देंगे ताकि 2.5 से 3 मिलियन टन CO2 वो लोग एब्जॉर्ब कर सके। इस प्रकार का कार्बन सिंक या
कार्बन विलय गर्त बन जाए इतना हम लोग फॉरेस्ट कवर बनाएंगे। ये हुआ अपनी दूसरी कसम। तीसरी कसम, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। साल 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लेके आएंगे। अब ये कौन से स्रोत से लाएंगे, ये प्रीलिम के लिए करना पड़ेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा लाएंगे सोलर, वहाँ से 100 गीगावाट, फिर सेकंड विंड 60, बायोमास 10 एंड स्मॉल हाइड्रो, मतलब स्मॉल एकदम स्मॉल ही होगा 5 गीगावाट। तो 100, 60, 10, 5 आप एडिशन करो, मिल जाएगा अपना 175 गीगावाट। ये टारगेट है। प्रीलिम में पूछ सकते हैं, सारे आंकड़े याद नहीं रखने, बट ये तो याद रखना पड़ेगा। ये वाले आंकड़े ब्रेकअप, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो रट्टा मारो जिंदाबाद है। इसके अलावा साल 2030 तक हमारी क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी वहाँ 40% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, और बाकी वाला ये कोल एनर्जी और इस प्रकार की चीज़ों से। और वहाँ पर भी थर्मल एनर्जी तो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे ताकि कम पॉल्यूशन हो। अब इसके सामने भी क्रिटिसिज्म, क्योंकि द हिंदू को मज़ा नहीं आएगा। आईएनडीसी में भारत ने ये कसम खाई है कि भाई हमने 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी लेके आना है, बट अभी के लिए आप प्रगति देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के ही आंकड़े हैं। विंड पावर और सोलर पावर देखिए, सोलर पावर में कसम खाई है कि 100 गीगावाट 2022 तक, बट अभी तो 5 गीगावाट भी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो मतलब बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं, बट काम ग्राउंड लेवल पे हुआ नहीं। नेक्स्ट, अगर ये सब कुछ करना हो, अब तक तो हमने ये किया कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ये वो बोल के ज़्यादातर क्लीन एनर्जी का फंडिंग बजट से ही आया है। अगर बजट से ही करना पड़ा ये सारी चीज़, तो आईएनडीसी मतलब जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी बोल लो, वृक्षारोपण बोल लो, या अपना ये रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट बोल दो, ये सब कुछ करने के लिए $2.5 ट्रिलियन आर रिक्वायर्ड। तो अब ये कहाँ कैसे लेके आओगे, ये आईएनडीसी में हमने कोई उसका खास जिक्र या क्वांटिफाइबल टारगेट्स या कुछ प्रोजेक्शन नहीं दिया है। मतलब ऐसे ही बोल बच्चन छोड़ा जा रहा है यहाँ पर। ये अपना आईएनडीसी के जो भी कमिटमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ टू एम्बिगियस वेज होने से रहा ये सारी चीज़। अब जब भी इस प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म चले, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में इसको डिफेंड करना हो, तो आप कैसे करोगे? आसान तरीका है कि राज कपूर बन जाओ। राज कपूर की हर एक फिल्म, हर एक गाने का एक ही फलसफा होता है कि हम लोग तो गरीब हैं, कंगाल हैं, बट फिर भी वी हैव हार्ट ऑफ गोल्ड, हमारे इरादे बहुत उम्दा है। सो जस्ट लाइक दैट, कि पूरे विश्व के अंदर शुद्ध पेयजल नहीं मिलता, ऐसी जितनी जनता है उसकी 15% भारत में रहती है। पूरे विश्व में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ऐसी 1/4 25% जनता भारत में रहती है। पूरे विश्व के जितने गरीब हैं उसके 1/3 30% भी भारत में रहते हैं। तो इस अनुसंधान में कि हम लोग तो इतने गरीब भूखे नंगे हैं, बट स्टिल वी हैव मेड दिस कमिटमेंट, इट शोज कि वी आर सिंसियर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड एडिशनली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भारत के अंदर, ये गुरुगांव के अंदर उसका सेक्रेटेरिएट, और वहाँ भी हमने 100 करोड़ दिए हैं। सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, और हम सब कुछ अच्छा अच्छा करने वाले हैं आगे। ये वर्ल्ड पुअर में मैंने लिखा है 30% ऑफ देम आर इन इंडिया। ये कुछ लोगों को गड़बड़ लगेगा, है ना। इसका कारण है हमारी भारत की जो अपनी ये तेंदुलकर मेथड या कंजम्पशन बेस, वो नहीं, विश्व के जो उनके आंकड़े चलते हैं, उनके प्रोजेक्शन, उस हिसाब से दे काउंट इट वेरी हाई। स्पेशली ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, उन सब में आप निकालोगे दे विल से 55% ऑफ योर जनता इज पुअर। सो लाइक दैट आप निकालोगे तो वो बोल के आएंगे कि भाई 30% ऑफ पूरे विश्व के गरीब लोग तो भारत में ही रहते हैं। खैर, तो मतलब हम ऐसे भूखे नंगे हैं, फिर भी हमने ये कस्में खाई हैं। इट शोज हाउ नोबल अवर कैरेक्टर इज। ऐसा करके जवाब घुमा के कहीं और चला दो। एंड सेकेंडली, भारत ने जो भी आईएनडीसी कमिटमेंट दिए हैं उसमें एडेप्टेशन, मिटिगेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सभी के बारे में बात और कमिटमेंट दिए गए हैं, कंट्रीब्यूशन की बातें करी गई हैं। सो इट शोज़ कि हमारा पूरा चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव है और ये तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। ऐसा करके आप घुमा फिरा के इसका जवाब जस्टिफाई कर सकते हो कि आईएनडीसी इज वेरी एम्बिशियस येट वी कैन अचीव दैट थिंग। खैर, तो इस तरह से अपना पेरिस समिट की बात कर रहे थे। प्री इंडस्ट्रियल 2 डिग्री समझ लिया, कुजनेट कर्व, सीबीडीआर वो समझ लिया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आईएनडीसी, वहाँ पर भारत ने कौन कौन सी बड़ी बातें या तीर छोड़े थे वो भी देख लिया। अब प्रश्न आएगा कि ये सारी चीज़ आप लागू करने के लिए ढेर सारा पैसा किधर से लाओगे। सर्वे ने भी अपने वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 में बोल दिया है कि
ये सब करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए. INDC विल रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी मेड थ्रू बजटरी सोर्सेज अलोन. उसके लिए यहाँ वहाँ से जोड़ तोड़ के पैसा लाना पड़ेगा. कहाँ से कैसे लाएंगे देख लेते हैं. एज सच इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, उसके क्या क्या फंड हैं पिछले वर्ष की एलेड सीरीज में आप जाके वो देख लेना. बड़ी चीज़ हो है वहाँ पर कार्बन मार्केट, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड ये ग्रीन क्लाइमेट फंड. उसकी बैक एंड थियरी क्या है एलेड सीरीज में मैंने कवर किया है. नया इस अनुसंधान में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं. भारत ने ये बोला कि ये ग्रीन क्लाइमेट फंड, और हमने जो कसम खाई है कि भाई हमारी 40% क्यूमुलेटिव एनर्जी तो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, तो उसके लिए हम पैसा ये ग्रीन क्लाइमेट फंड से लेके आएंगे. ग्रांट में मिल गया वो भी सही, उधारी में लाना पड़े वो भी लोन में सही, बट यहाँ से हम वो पैसा चैनलाइज करेंगे. एक बात. सेकंड, वर्ल्ड बैंक ने अपना सस्टेनेबल बैंकिंग नेटवर्क ऐसा एक इनफॉर्मल क्लब बनाया है. थर्ड, जैसा भारत के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वहाँ पर कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में इतना अगर आप पैसा डालोगे तो वो भी हम गिन लेंगे, राइट. उसी प्रकार यूके के अंदर वो लोग ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक पॉलिसी लेके आए हैं. थर्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको पता होगा, नहीं पता है तो L2 सीरीज में देख लेना. बट अभी चर्चा में है कि पूरे विश्व में 20 से अधिक स्टॉक एक्सचेंज ग्रीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेके आए हैं. मतलब कोई ऐसी ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली कंपनी है, उनके शेयर बॉन्ड एक खोखे में डाल दिए, उसके टुकड़े करके फिर नीचे किया होगा एंड एडिशनली फाइनेंस दे जनरेटेड एंड समथिंग लाइक दैट. एज सच सर्वे बोलता है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड के 3 प्रकार हैं. एक जो कि मिटिगेशन पे फोकस करते हैं. मिटिगेशन में आप देखिए GA मतलब गैस, तो आपने बात करनी है कि दे वांट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. फिर कुछ ऐसे हैं कि जो एडेप्टेशन पे फोकस करते हैं. एडेप्टेशन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग तो होने ही वाला है और उस अनुसंधान में कि बारिश कम आएगी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पैसा देना है, या फिर कि एंटार्क्टिक पिघल गया और साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया डूब गया तो वहाँ के लोगों के विस्थापन के लिए पैसा चाहिए एंड सो ऑन. तो वो सारी चीज़ों के लिए एडेप्टेटिव मेजर उसके लिए फंड होते हैं. एंड थर्ड इज कॉल्ड REDD, दैट इज रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. तो इंटरनेशनल फंड जितने भी हैं उसके इन तीनों के अंदर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ऐसा अपना इकोनॉमिक सर्वे बोलता है. और बात, सर्वे में ये एक बलून ग्राफ जैसा दिया है कि सबसे बड़ा फंड कौन सा है एनवायरमेंट क्लाइमेट के लिए. सबसे बड़ा फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड, $1 बिलियन या उससे भी ज़्यादा है. ये आई थिंक $10 बिलियन से ज़्यादा है. खैर, अब यहाँ क्रिटिसिज्म, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर अमेरिका, जापान, UK, जर्मनी, इन सब ने बड़े बड़े कमिटमेंट दिए हैं, हम ऐसा इतना पैसा दे देंगे. बट जितना कमिट किया है उसका एक्चुअल पैसा तो हार्डली इवन लेस देन 60% ऑफ दैट इज रिसीव्ड. तो ये ओवर इन्फ्लेटेड है, ये चीज़ तो कुछ होने से रही. सेकंड, दूसरे नंबर पे आएगा CTF, दैट इज क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, 2008 में बनाया गया. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स, इन्होंने पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक को और वो यहाँ से पैसा जाता है मिटिगेशन. मिटिगेशन मतलब तुरंत अलर्ट हो जाओ. GA गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए कुछ काम प्रोजेक्ट किए जाएंगे. उसके अलावा ये और चीज़ें हैं, एलेड सीरीज में आपको बैक एंड थियरी मिल जाएगी. क्रिटिसिज्म कि ये जो भी पैसा है वो कहाँ कैसे यूज़ करेंगे, इसका कोई भी क्लियर एजेंडा पेरिस समिट वाले देने में विफल रहे. पेरिस समिट के अंदर ये जो अमेरिका और वो जापान वाले जो प्लेज करते हैं इतना पैसा हम देंगे, उस प्रोमिस को ही वो उन्होंने लोग गिन लिया कि इतने सारे पैसे आ जाएंगे, इतने $1 बिलियन आ जाएंगे. एक्चुअल डिसबर्समेंट कितना आया वो उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं. क्लाइमेट फाइनेंस आप किसको बोलोगे, उसकी भी कोई स्पष्ट व्याख्या वो लेके नहीं आए. इसलिए इवन पुरानी जो भी क्योटो और उसके बाद जो जो काम चले पूरा मिक्स एंड मैच चला जाता है. अमेरिका वाला अगर भारत के अंदर स्कूल खोलने के लिए पैसा दिया तो वो SDM में भी गिन लेंगे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उनमें भी गिन लेंगे और वहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस में भी वो मारपीट के दिखा देंगे. फॉर एग्जांपल कि इवन ये ADB और दूसरे मल्टीलेटरल बैंक्स फॉरेन असिस्टेंस वहाँ से पैसा आ रहा है. सपोज दे हैव गिवन मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, 1 करोड़ दिया है और उसके ऊपर से अरल सोलर पैनल हमने लगा दी 30 लाख रुपए में उसी पैसे से, तो वो पूरा 30 लाख नहीं, वो तो पूरा 1 करोड़ गिन लेंगे अपना डेवलपमेंट गोल में भी और अपना क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन में भी. सो थिंग्स लाइक दैट आर हैपनिंग. डबल अकाउंटिंग और ये सब चीज़ से लड़ने के लिए क्लाइमेट फंडिंग की एक क्लियर डेफिनेशन और प्रोसीजर, अकाउंट मैनुअल कीपिंग होना चाहिए. वो सारी बात पेरिस समिट में हुई नहीं, बस ऐसा बोल बच्चन बोल दिया कि फिर एक कमेटी बनाई जाएगी और वो लोग क्लाइमेट फाइनेंस और उसकी अकाउंटिंग मेथड के बारे में नॉर्म्स लेकर आएंगे. और बात,
आपको पता होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन ट्रेडिंग, वो सब चीज़ चलती है। और उनका प्रयोजन क्या है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है, मिटिगेशन फोकस। बट पेरिस के अंदर मिटिगेशन में कम बात, एडप्टेशन, और वहाँ पर भी उन्होंने पूरा फोकस किया है। सो दे आर, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि भाई ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट, उनका 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, कोई खास बात उन्होंने करी नहीं। एज सच क्योटो प्रोटोकॉल से यूएसए, कनाडा ऐसे लोग बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग, वहाँ पे दाम कम आ रहे हैं। चाइना और भारत ने ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा दिए थे पहले, ये सोच के कि कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, इसका पूरा सर्टिफिकेट ट्रेड करेंगे और ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन अब कार्बन मार्केट में उसका दाम अगर डाउन जा रहा है देन वी विल लूज। तो इन सब के लिए क्या किया जाएगा, कुछ बात पेरिस समिट में हुई नहीं है। थोड़ा आगे आते हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट फंडिंग फाइनेंस के लिए क्या हमने कुछ मुद्दे देखे, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। एज सच L8 सीरीज में बातें हो गई हैं, जिसमें नया हमने ये देखना है कि बजट 2016 वहाँ कोल सेस में क्या परिवर्तन किया गया। फिर ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और वो तो सारी चीज़ पहले हो गई, वहाँ पर आप देख लेना। मिसेलेनियस में हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो वहाँ आरबीआई ने अब ये बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनेंस दिया जाएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा, तो उसको भी हम लोग गिन लेंगे PSL टारगेट के अंदर। वो क्या चीज़ थी, इसी वर्ष की अपनी 161 सीरीज में आपको वो माल मिल जाएगा। और फंडिंग में ये ग्रीन बॉन्ड नया चल रहा है, वो क्या है वो आज बात करते हैं। पहले बजट टैक्सेशन वाला मुद्दा, तो वहाँ पर कोल सेस 2010 से इसकी शुरुआत हुई कि 1 टन कोयले उत्पादन के ऊपर 50 रुपये सरकार सेस मांगती थी। ये पूरा पैसा जाता था नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, नाम से ही सिद्ध है वो, उसके क्लीन एनर्जी के रिसर्च डेवलपमेंट में जाता होगा। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए। वर्ष 2016 के बजट में ये क्लीन सेस को ये कोल सेस को बढ़ा के बोल दिया 400 रुपये प्रति टन, और उसका नाम बदल के अब कर दिया है क्लीन एनर्जी सेस, नहीं क्लीन एनवायरमेंट सेस, ताकि एनवायरमेंट सेस ऐसा बोल के हम लोग पेरिस समिट और वहाँ पर भी अपना कॉलर ऊंचा रख सके कि हम तो ऐसा सब कुछ करके आते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या, पिछले मतलब 2015 बजट के अंदर वो लेके आए थे नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, NAFCC, जिसमें 350 करोड़ रुपए दिए हैं और 2017 तक काम करने। क्या काम करने, एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स। एडेप्टेशन मतलब ग्रीन हाउस गैस सीधा हमने डाउन नहीं करना है, वो तो मिटिगेशन हो गया। एडेप्टेशन मतलब कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग और ये सब तो होने वाला है, उससे लड़ने के लिए आप क्या क्या करोगे। ऐसे देश के यूनियन मिनिस्ट्री और राज्य सरकार जो लेके आएंगी उन एडेप्टेशन मेजर को फाइनेंस करने के लिए ये पैसा लगाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी एकदम जो वल्नरेबल टाइप के लोग हैं और एकदम गरीब राज्य हैं उन पे दिया जाएगा। ये सारा पैसा नाबार्ड के हाथ में दिया है और वो नीचे इम्प्लीमेंट करवाएगी चीज़ें। और हम लोग ये ग्रीन क्लाइमेट फंड या कहीं से हमको पैसा मिले इंटरनेशनल फाइनेंस का, वो यहाँ पर इस फंड के अंदर उसको मिक्स नहीं करेंगे। प्रीलिम के लिए ये मुद्दे याद रखें, नाबार्ड करेगी और फिर सावधान हो जाना, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक से कुछ और पैसा आ रहा है तो वो यहाँ क्रेडिट होगा, नहीं। ओके, और क्या चल रहा है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। एज सच इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, वहाँ पर बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 1 मेगावाट से ज़्यादा उपभोग करने वाले ओपन एक्सेस कंज्यूमर, और ये कोल, नेचुरल गैस अपने ही उद्योग के लिए यूज़ करने वाले कैप्टिव यूजर, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनमें से कुछ उन्होंने सर्टेन परसेंट दे हैव टू जनरेट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। वो खुद के ही फैक्ट्री में कोई सोलर पैनल या XYZ लगा दे, और अगर ऐसा नहीं कर सकता है देन वो कहीं से जाके ऐसा सर्टिफिकेट खरीद के लाया। फॉर एग्जांपल, ये किसान ने अपने खेत में विंड टर्बाइन लगाया है तो उसने जो भी उत्पादन किया विंड एनर्जी का, उसका वो एक सर्टिफिकेट बना सकता है कि एक सर्टिफिकेट मतलब 1 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और फिर ये कंपनी वाले उससे खरीद लें। ये पूरा मतलब अच्छा उद्देश्य तो था, लेकिन सर्वे ने बोला है कि यहाँ पर ये पूरा ऑब्लिगेशन कंपनी वाले नहीं कर रहे हैं, उन पे जब भी दंड डाला जाता है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, और पूरा बैकलॉग अपील में ये मुद्दा गड़बड़ा गया है। होमवर्क में आप देख लेना कि ये परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड, वहाँ पर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट E-सर्ट, ये उसके साथ आप ये RPO को कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करो। ये E-सर्ट पेड किया था, L8 सीरीज में मिल जाएगा, उससे कुछ MCQ बना सकते हैं लोग। ग्रीन बॉन्ड चर्चा में रहते हैं, क्या है इसका फलसफा। यस बैंक राणा कपूर वो विदेशी निवेशकों को बॉन्ड इशू करे कि ये खरीद लो, 8% में आपको ब्याज दूंगा, और ये विदेशी जनता इसको पैसा देती है। और ये जो ग्रीन बॉन्ड में इस प्रकार से पैसा है वो राणा कपूर सामने कोई
ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करने वाली कंपनी को 12% 15% ब्याज पे दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार से साइकिल बन गई और बीच में यस बैंक को अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड। बॉन्ड मतलब कि लोन में पैसा जा रहा है, आपको मुनाफा हुआ नुकसान हुआ, स्टिल यू हैव टू पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसका भी कुछ बॉटल नेक्स्ट है जिसकी सर्वे ने चर्चा की। पहला, ज़्यादातर ये ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली बैंक पैसा देती हैं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड कंपनी, फॉर एग्जांपल सुजलॉन, विंड एनर्जी, तुलसी तंती। लेकिन जब भी बैंक उनको लोन में पैसा देती है तो मतलब कि ये तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, तो रिस्क फैक्टर इज़ वेरी हाई, इसलिए हम आपको सस्ते ब्याज में लोन नहीं देंगे, हम आपको लॉन्ग टेन्योर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी नहीं देंगे। सो ऑब्वियसली अगर चीप लोन्स लॉन्ग टेन्योर नहीं मिल रहा है तो कंपनियां आराम से एक्सपांड नहीं कर पा रही हैं, एक क्रिटिसिज्म। सेकंड, ये सोलर और विंड एनर्जी वाली कंपनियों को तो पैसा दे रहे हैं, बट ये बैंक वाले, मान लो अगर नवीन जिंदाल अपनी की में जिंदाल स्टील के अंदर ही हम लोग कोयले का यूज़ करते हैं स्टील पिघलाने के लिए कुछ, तो वहाँ पर हम लोग क्लीन एनर्जी या फिर कि कुछ क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, या कि हमारा थर्मल प्लांट है वहाँ पर हम लोग क्लीन कोल वॉशिंग टेक्नोलॉजी डालना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ करना चाहें तो इन लोगों को ग्रीन बॉन्ड के जरिए बैंक वाले फाइनेंस में पैसा नहीं दे रहे हैं। सो दैट इज़ अनदर क्रिटिसिज्म, जिसके चलते इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि एज सच इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC लागू करने के लिए हमने स्पेशली कुल मिला के हमने $2.5 ट्रिलियन आर रिक्वायर्ड बाय 2030। और वहाँ पर भी आप याद करो हमने कसम खाई है कि GDP की एमिशन इंटेंसिटी 2005 में जितनी थी उसके सामने 2030 तक 35% तक कम करना है। तो अगर ऐसा कुछ कराना है तो भाई ये जिंदाल स्टील और ऐसे लोगों को भी ग्रीन फाइनेंस में पैसा देना आवश्यक होगा, राइट। तो मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तो इनकरेज करना है और इस प्रकार से चैनलाइज भी करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस थिंग। और भी चर्चा में रहता है ग्रीन बॉन्ड केवल यस बैंक नहीं, एक्जिम, IDBI और ऐसे बहुत सारे संस्थाओं ने इशू किए हैं। तो प्रीलिम में बोला जाए कि ओनली दिस बैंक या कंपनी हैज इशूड ग्रीन बॉन्ड, तो वो स्टेटमेंट गलत। यस बैंक वाले ज़्यादा चर्चा में इसलिए रहते हैं क्योंकि 2016 में उसको इस काम के लिए UK में बड़ा अवार्ड दिया गया था। आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक की पांच सिस्टर एजेंसी है, जिसमें एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। उन्होंने यस बैंक के साथ मिलकर मसाला बॉन्ड इशू किए हैं, ग्रीन मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड आपको पता होगा कि भारत के लिए पैसा रुपी डिनोमिनेशन में पैसा, बट विदेश में जाके वो बॉन्ड बेच के चैनलाइज करेंगे। तो ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मसाला बॉन्ड यस बैंक IFC वालों ने मिलके इशू करा है। ऑब्वियसली मसाला बॉन्ड है बोल के तो रुपी डिनोमिनेशन होगा एंड उस प्रकार से भारत में पैसा आएगा। 2016 जनवरी में सेबी ने ग्रीन बॉन्ड के रिलेटेड कुछ टेक्निकल गाइडलाइंस इशू की। अपने लिए कोई खास काम का नहीं, बट इतना याद रखना है कि हाँ ग्रीन बॉन्ड के ऊपर जुरिस्डिक्शन किसका आएगा, तो सेबी का, ऐसा नहीं कि RBI का है। RBI का आएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और वहाँ रिन्यूएबल फाइनेंस में पैसा जाए तो हम गिनेंगे लाइक दैट। तो ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू एंड फॉल्स, इस प्रकार के प्रश्न में सावधान हो जाना है। ओके, सो हम लोगों ने ये पेरिस समिट, वहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस का क्या मुद्दा था, कुजनेट का CBDR क्या था, INDC कस्मे वादे क्या हमने किए, और वो कस्मे वादे निभाने के लिए फंडिंग में पैसा कहाँ से कैसे लाएंगे वो बातें करी। अब कि पेरिस समिट में जो जो निर्णय लिए गए उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट आप कैसे और किस तरह से करोगे। आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO उसकी बाली समिट में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA लेके आए थे। उसका मुद्दा ये था कि भाई ये कस्टम क्लियरेंस एकदम आराम से हो पाए। तो TFA ये कब लागू होगा पूरे विश्व में, जब 2/3 ऑफ द WTO मेंबर्स वो रेटिफाई कर दें तब जाके ये लागू होगा। अब उसी के पैरेलल ये पेरिस समिट में जो जो बातें की या एग्रीमेंट हुआ वो कब लागू होगा। पहली शर्त, कम से कम 55 पार्टीज ने रेटिफाई करना है, और कोई भी ओंगे पोंगे 55 नहीं, ऐसे 55 जिनका कलेक्टिव विश्व में ग्रीन हाउस गैस एमिशन 55% हो। मतलब मिनिमम 55 नंबर ऑफ पार्टीज हु कंट्रीब्यूट 55% ऑफ वर्ल्ड GHG एमिशन। ये लोग साइन भी कर ले, रेटिफाई भी कर ले, फिर अपना वो फाइल
यूएन सेक्रेटरी जनरल की तिजोरी में जमा करा दें, फिर जाके पेरिस समिट का जो भी एग्रीमेंट है वो चीज़ लागू होंगी। और अगर किसी देश को फिर ये लगे कि हमको ये नहीं जम रहा है, तो ये जब डिपॉजिट का उसके 3 साल बाद से वो चाहे तो उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे आप याद करो क्योटो में से ये यूएसए और कनाडा वाले विड्रॉ कर गए, ऐसे ही भविष्य में किसी को नहीं जमे तो पेरिस से भी विड्रॉ कर सकता है। प्रीलिम में ये पूछ सकते हैं, इसलिए करना है। आगे साइनिंग और रेटिफिकेशन में क्या अंतर होता है। पेरिस समिट को सबसे पहले हस्ताक्षर करने की या साइन करने की डेडलाइन है 21 अप्रैल 2017। जब कोई देश जाके वो साइन कर देगा, इट विल मीन कि वी आर इंटरेस्टेड, वी इंटेंड टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। भारत और बहुत सारे देशों ने 22 अप्रैल 2016 को जाके ये साइन तो कर दिया है। 22 अप्रैल 2016 क्यों पकड़ा? क्योंकि इट इज़ अर्थ डे, तो उस दिन हमारी सॉलिडेरिटी है, फोटो ऑब्सेशन, कॉलर ऊंचे रखने हैं, उसके लिए ये काम किया गया। लेकिन यहाँ पर अपने हाथ नहीं बनते, अपने हाथ बंधेंगे जब आप जाके उसको रेटिफाई करोगे। सेकंड स्टेज, रेटिफाई करने की कोई डेडलाइन नहीं है। देखिए साइन करने की डेडलाइन तो है 21 अप्रैल 2017, रेटिफाई की कोई डेडलाइन नहीं। बट रेटिफाई जब करना होगा तो क्या प्रोसीजर है? भारत के अंदर पार्लियामेंट से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, अपने को केवल कैबिनेट डिसीजन बोल दे कि हम लागू करेंगे, दैट मीन्स वी हैव रेटिफाइड, और वो फिर फाइल जाके यूएन सेक्रेटरी जनरल की तिजोरी में आप जमा करा दो। अमेरिका के अंदर दोनों ही हाउस, मतलब उनकी लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उनकी राज्यसभा सेनेट, इन दोनों से मंजूरी लेके वो करना पड़ेगा, तब बोलते हैं कि वो रेटिफाई किया। यूरोपियन यूनियन तो उनके जितने भी 28 या 27 अब देश हैं, उन लोगों ने इंडिविजुअली उसको रेटिफाई करना होगा। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ केवल कैबिनेट डिसीजन या प्रेसिडेंट डिसीजन से हो जाएगा, कहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जहाँ पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, तो उस प्रकार से वो लागू करेंगे। जब रेटिफाई हो गया, तब वो जब फाइल जाके यूएन सेक्रेटरी जनरल की तिजोरी में डाला, तब जाके हम बोलेंगे कि वो उसे लागू कर सकते हैं। अब साइनिंग और रेटिफिकेशन में क्रिटिसिज्म चल रहा है। सऊदी अरेबिया, इराक, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, ऐसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उन्होंने तो अभी तक हस्ताक्षर भी नहीं किए, मतलब फर्स्ट स्टेज इज नॉट कंप्लीटेड, तो फिर वो अब कब साइन करेंगे, कब रेटिफाई करेंगे, राइट? एंड दीज आर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। जब तक वो इस फोल्ड में नहीं आएंगे तब तक कुछ जीएचजी एमिशन में कम करने से रहा हमारा काम। सेकंड, 15 देशों ने साइन भी कर दिया है, रेटिफाई भी कर दिया है। ऐसे कौन कौन से? मार्शल आइलैंड, बारबाडोस, फिजी, टुवालू, मॉरिशस, सोमालिया, पैलेस्टाइन, ऐसे एकदम इतू से छोटे छोटे देश हैं ये। इनका पूरे विश्व में 0.04% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है जीएचजी में। हमारी शर्त क्या थी? 55 देश और 55% जीएचजी कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व में हो, ऐसी कलेक्टिव पार्टी होनी चाहिए। तो मतलब ये कब साइन होगा, कब रेटिफाई होगा, ये तो कुछ होने से रहा, ऐसा क्रिटिसिज्म चल रहा है। आगे बात, आपको पता होगा कि आईएमएफ के अंदर अलग अलग देशों ने पैसा अपना फंडिंग देना पड़ता है, उस हिसाब से उनका एसडीआर और वोटिंग कोटा तय होता है। तो यहाँ क्या चलेगा? क्या ऐसा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाले $100 बिलियन देने वाले तो उनको ज़्यादा वोटिंग पावर मिलेगा? नहीं, यहाँ पर एक मेंबर मतलब एक वोट। अब प्रश्न, एक मेंबर और एक वोट बोलेंगे तो यूरोपियन यूनियन को अगर आप एक मेंबर गिनोगे तो उससे नाइंसाफी हो जाएगी, बिकॉज वो तो बहुत बड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, राइट? पेरिस समिट में ये बोला गया है कि ऐसे जो जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो भले एक संस्था हो बट उसके वोट कितने होंगे, तो टोटल वहाँ पर कितने देश हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में पहले थे 28 और अब ब्रेक्जिट चल रहा है तो मतलब 27। तो यूरोपियन यूनियन वोट जब देगा तो उसका एक वोट माना जाएगा कि मतलब कुल 27 वोट्स दिए गए हैं। बट वहाँ बशर्त ये होगी कि फिर इंडिविजुअल फ्रांस या जर्मनी वाले खुद से अलग से कोई वोट दे के नहीं बोल सकेंगे, वो माना जाएगा कि ईयू ने जो भी बोल दिया वो सभी का एक सिंगल वॉइस है। अब प्रश्न ये, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के 28 होंगे या 27 वोट्स होंगे? आपको पता होगा कि ब्रेक्जिट के अंदर यूरोपियन यूनियन से निकलने का जो रेफरेंडम है वो इंग्लैंड वालों ने पास किया है, बट उस हिसाब से उन्होंने आर्टिकल 50 के अंतर्गत नोटिस भेजना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन को कि ये हमारा डाइवोर्स नोटिस है, हमको अलग होना है। बट दैट विल टेक सम 2 years टू कंप्लीट। तब तक तो हमने ये गिन के चलना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन विल हैव 28 वोट्स। ठीक है, इतनी भी कोई बाल की खाल खींचने वाला नहीं है, अपने को बस याद रखना है ओके। और ऐसे जो भी है ईयू वगैरह, उनके कितने वोट्स तो बैक एंड में जितने मेंबर्स हैं। इस अनुसंधान में 2016 यूपीएससी ने सीएपीएफ में प्रश्न पूछा।
पेरिस अग्रीमेंट कब से लागू होगा? 51 पार्टीज, 51 ग्लोबल जीएचजी, 51, 55 पार्टीज अकाउंटिंग फॉर 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड 75, 51। क्या जवाब होगा? पहली बात कि ये प्रश्न ही गलत है। यहां पर लिखा है साइन बाय, नहीं। when ratified by 55 parties accounting for minimum 55% GHG global emission। ये जो लिंक है वहां पर आपको ओरिजिनल पेरिस अग्रीमेंट मिलेगा, वहां पर बोला गया शब्द है 55-55 रेटिफाई। अब आप समझिए, अगर यूपीएससी वालों ने एक तो ये प्रश्न गलत सेट किया है, बट क्योंकि अभी 4 के अंदर से मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल के हमने तो सी टिक करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर इसे और ट्विस्ट करके वो डी ऑप्शन देते नॉन ऑफ द अबोव, तो फिर वो हो सकता था कि नॉन ऑफ द अबोव बोलना पड़ेगा, बिकॉज नॉट साइंड एंड रेटिफाइड, तब जाके ये होने वाला है। खैर, तो पेरिस समिट उसकी लंबी चौड़ी बात करी और क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा यहाँ वहाँ देख लिया। अब थोड़ा पॉजिटिव भी बोल लेते हैं। पेरिस समिट का उद्देश्य क्या था कि क्योटो 2020 में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वाले विश्व में हमने क्या करना है। तो जब भी हम पेरिस का मूल्यांकन करें तो क्योटो के सामने रख के मूल्यांकन करना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ये बोला गया कि इट वाज मेनली कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने ये काम करना है। टॉप डाउन अप्रोच था, मिटिगेशन सेंट्रिक था। मिटिगेशन मतलब जीए गैस आया, मतलब मेन पर्पस क्या था, जीएचजी एमिशन कम करना है। वहाँ एडेप्टेशन वगैरह की कोई बात नहीं की गई थी। तो क्योटो में ये एक खामियां थी। क्या पेरिस उसको सॉल्व करने में सफल रहा? देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ केवल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पे जिम्मेदारी नहीं रखी कि आप अपना जीएचजी कम करो। यहाँ पर सिस्टम है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आईएनडीसी। अमीर गरीब, फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, एलडीसी सभी ने जितनी उनकी औकात है उस हिसाब से वो कस्में वादे करे कि भाई हम इतना एफोरेस्टेशन करेंगे, हम इतना रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे, समथिंग। इट रिक्वायर्स ऑल द प्लेयर्स टू मेक कंट्रीब्यूशन इन रिड्यूसिंग द जीएचजी एमिशन। यहाँ पर केवल मिटिगेशन की बात नहीं हो रही है। पेरिस में मिटिगेशन मतलब न्यूनीकरण, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, और फाइनेंस वित्त पोषण, उसके लिए सभी प्रकार के कुछ काम करने की बात हो रही है। सो वो सभी छोटे बड़े देशों को एक ही छतरी के नीचे लाके एक कॉमन कॉज की हमने ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री के अंदर लिमिट रखना है और शक्य हो तो 1.5 डिग्री के अंदर लिमिट रखना है, उसके लिए ये सबको लेके आगे बढ़ने की बात कर रहा है। सो इन दैट सेंस पेरिस समिट इज़ वेरी गुड और अच्छे मुद्दे आप लिख सकते हो। ओके, सो लाइक दैट अपना 5वां पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पेरिस समिट क्लीन एनर्जी। तो पेरिस समिट तो जो बोलना था खत्म हो गया। 2 डिग्री, कुजनेट, आईएनडीसी कस्मे वादे, ग्रीन फंडिंग, वहाँ ग्रीन बॉन्ड कब से साइन रेटिफाई 55-55 वो समझ लिया। अभी लास्ट मुद्दा क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। इन सब